I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our next chapter for Standard 7 is titled Planet in Peril Environmental Challenges. This chapter draws our attention to serious problems facing our planet today, such as air pollution, climate change, and the loss of wildlife. Through reports and studies, we learn how polluted air is reducing life expectancy in many parts of South Asia and how harmful gases affect both humans and animals. We must focus on sustainable practices, conservation, and responsible choices to build a better future for ourselves and the generation to come. हमें अपनी जो चॉइसेस हैं वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए हमारी चॉइसेस, और सस्टेनेबल प्रैक्टिस से मतलब ये है कि हमारे कार्य इस तरह के होने चाहिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट है जिससे उसका भी ध्यान रखा जाए। और ये इसलिए क्योंकि हमें अपनी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए इन सब नेचुरल एनवायरनमेंट को, इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है। बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स ए गाइडेड बी अवेयरनेस एंड एम्पैथी, बोथ दोनों ही, इंडिविजुअल व्यक्ति का व्यक्तिगत भी और कलेक्टिव एक सामूहिक प्रयास, वो जागरूकता से भरे होने चाहिए, सहानुभूति से भरे होने चाहिए। आर एसेंशियल टू सॉल्व टुडेज ग्लोबल चैलेंजेस। दोनों प्रकार के एफर्ट, इंडिविजुअल भी, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी, ये ज़रूरी हैं, अवेयरनेस से भरे हुए होने चाहिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के जो ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, एंड टू प्रमोट ए बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द नेचर वर्ल्ड, चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए और एक बिल्कुल बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए लोगों के बीच में और हमारे संसार के बीच में, नेचुरल संसार के बीच में। शो ए पिक्चर ऑफ लश फॉरेस्ट एंड ए पॉल्यूटेड सिटी साइड बाय साइड। एक पिक्चर बनाइए जिसमें एक साइड में लस्ट फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट, बिल्कुल घने जंगल, और एक साइड में पॉल्यूटेड सिटी है। आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब व्हाट दे नोटिस, और फिर बच्चों से पूछिए कि वो क्या नोटिस कर रहे हैं इस पिक्चर में। व्हाट मेक्स वन एनवायरनमेंट हेल्दियर देन द अदर, क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या कार्य ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट को हेल्दियर बना सकते हैं। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंसेस, और ये जो डिफरेंस है कि एनवायरनमेंट हेल्दियर बने या एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। राइजिंग एयर पोल्यूशन कैन कट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय मोर देन 5 ईयर पर पर्सन इन साउथ एशिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट विच फ्लैग द ग्रोइंग बर्डन ऑफ हैजार्डियस एयर ऑन हेल्थ। जो राइजिंग एयर पोल्यूशन, जो लगातार एयर पोल्यूशन है, वो जीवन प्रत्याशा, मतलब जीवन की लाइफ को, जीवन जीने की उम्मीद को लगभग 5 साल कम कर सकता है पर पर्सन, हर व्यक्ति की, साउथ एशिया में, जो कि साउथ एशिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड क्षेत्र है। उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो हैजार्डियस एयर पोल्यूशन है उसका हेल्थ पर एक बहुत भारी बर्डन पड़ रहा है। द रीजन विच इंक्लूड द वर्ल्ड्स मोस्ट polluted countries of Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan accounts for more than half of the total life years lost globally to pollution. The University of Chicago Energy Policy Institute said in its latest Air Quality Life Index, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपने लेटेस्ट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में कहा है कि इस इलाके से मतलब साउथ एशिया जिसको ऊपर मेंशन किया है, इस इलाके में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश शामिल हैं। और उसमें कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान। पोल्यूशन की वजह से जितने ज़्यादा लोगों की जान जाती है, आधे से ज़्यादा इसी इलाके में हैं, डेथ होती हैं वो इसी इलाके में होती हैं। Rapid industrialization and population growth have contributed to declining air quality in South Asia, where particulate pollution levels are currently more than 50%, which is higher than the start of century, and now overshadow dangers posed by larger health threat. तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकरण और जनसंख्या के कारण साउथ एशिया में हवा की जो क्वालिटी है वो निरंतर गिर रही है, और जहाँ पर जो पोल्यूशन का लेवल है वो 50% से ज़्यादा है जितना कि
इस सेंचुरी की, इस शताब्दी की, इस सदी की शुरुआत में था। और ये अब सेहत, हेल्थ से के लिए भी एक खतरनाक चेतावनी साबित हो रहा है। People in Bangladesh, the world's most populated country, stands in loss 6.8 years of life on average per person, compared to 3.6 months in United States, according to the study which uses satellite data to calculate the impact of an increase in airborne fine particles of life expectancy। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश में व्यक्ति की जिंदगी औसतन 6.8 साल कम हो सकती है, मतलब पोल्यूशन की वजह से, जबकि अमेरिका में यह 3.6 है। मतलब इसमें बांग्लादेश में 6.8 है कि इतनी पर पर्सन लाइफ कम हो सकती है, जबकि अमेरिका में 3.6 है। इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है, वो 6.8 ईयर हैं और ये 3.6 मंथ्स हैं। तो कितना डिफरेंस है पोल्यूशन की वजह से। वहाँ जीवन की जो प्रत्याशा है या जीवन जीने की जो एक क्या कहते हैं उसको, औसत है, वो कितना ज़्यादा कम हो गया है वहाँ पर 6.8 ईयर, और ये 3.6 महीने हैं। इसका जो अनुमान लगाया गया है वो ऐसे लगाया गया है कि एयर में जो मौजूद प्रदूषण के बारीक कण हैं उनकी बढ़ोतरी किस प्रकार हो रही है और उनकी बढ़ोतरी का जीवन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। Since 2013, the report said as hazardous air threatens to shorten lives further in some of the country more polluted region। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 से खतरनाक हवा देश के कुछ ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में जिंदगी को और कम करने का मतलब खतरा हो सकता है, जो 2013 से के बाद से और ज़्यादा कम हो सकती है। जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है उसके अलावा और भी ज़्यादा कम हो सकता है ज़्यादा पॉल्यूटेड क्षेत्र में। इन द डेंसली पॉपुलेटेड जो पॉल्यूटेड है वो है प्रदूषित, पॉपुलेटेड जनसंख्या, दोनों में डिफरेंस है। तो इनका मतलब मीनिंग बिल्कुल अलग है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको क्लियर किया है। तो इन द डेंसली पॉपुलेटेड न्यू दिल्ली, द वर्ल्ड्स मोस्ट polluted mega city, the average life span is down by more than 10 ईयर। नई दिल्ली जो कि ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, दुनिया का सबसे प्रदूषित मेगा सिटी है, इसमें जो औसत उम्र है वो 10 साल कम हो रही है। रिड्यूसिंग ग्लोबल लेवल्स ऑफ लंग डैमेजिंग एयरबोर्न पार्टिकल्स नोन एज PM2.5 to levels recommended by the World Health Organization WHO could raise average life expectancy by 2.3 year or a combined 17.8 billion life years, the report said। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जो हवा में मौजूद कण हैं, जिनको कहा जाता है PM2.5 के नाम से उनको जाना जाता है, इनके ग्लोबल मतलब WHO द्वारा बताए गए लेवल तक यदि कम कर दिया जाए, मतलब वे जो कण हैं जिनको PM2.5 कहा जाता है, इनको WHO ने जो एवरेज बताया है, WHO ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं उन तक कम कर दिया जाए, तो औसत उम्र में 2.3 साल या कुल मिलाकर 17.8 बिलियन तक बढ़ सकते हैं। जो भी कम होने का लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कम होने का खतरा है वो 2.3 ईयर बढ़ सकती है, और सारा यदि कंबाइन करें तो 17.8 बिलियन तक बढ़ सकती है। एन एवरेज रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वुड गेन 3.9 ईयर्स फ्रॉम मीटिंग द WHO गाइडलाइंस ऑफ लिमिटिंग एवरेज एनुअल PM2.5 कंसंट्रेशन टू 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, while some in Nepal would live 4.6 year longer if the guideline was met, according to the report। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एक औसत मतलब रेजिडेंट निवासी WHO की गाइडलाइन को पूरा करके 3.9 साल ज़्यादा जी सकता है, मतलब उसकी उम्र बढ़ सकती है, जिसमें कि सालाना PM2.5 ये जो है, जो अभी उसमें जो एनुअल कंसंट्रेशंस है उसको 5
माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक सीमित करना शामिल है। मतलब 5 जो 2.5 है उसको 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक तक उसको सीमित करना है। तो एक जो पाकिस्तान का व्यक्ति है एवरेज उसकी लाइफ 3.9 ईयर बढ़ सकती है, जबकि नेपाल में कोई व्यक्ति अगर उस गाइडलाइन को पूरा करेगा तो उसकी लाइफ 4.6 ईयर बढ़ सकती है। तो मतलब कंपैरेटिवली क्या है कि पाकिस्तान में पॉल्यूशन ज़्यादा है नेपाल के कंपैरेटिवली। तो नेपाल में यदि उसको 2.5 को 5 माइक्रोग्राम तक ले आए तो 3.9 ईयर्स तक वो ज़्यादा जी पाएगा, और नेपाल में 4.6 ईयर तक ज़्यादा जी पाएगा। चाइना मीनवाइल हैज़ वर्क टू रिड्यूस पॉल्यूशन बाय 42.3% बिटवीन 2013 एंड 2021। मतलब चाइना ने इसको कम किया है 42.3% तक। कौन कौन से ईयर में? 2013 से 2021 तक। द रिपोर्ट सेड हाईलाइटिंग द नीड ऑफ फॉर द गवर्नमेंट टू जनरेट accessible air quality data to help bridge global inequalities in accessing tools to combat pollution। रिपोर्ट में ही आगे कहा गया है कि सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए जो टूल्स हैं जिनके द्वारा काम हो पाएगा उन तक पहुंचने में दुनिया भर में इनइक्वालिटी बहुत है। मतलब कहीं तो आराम से ये काम हो पा रहा है, कहीं इसके लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो उनको कम करने में मदद करने के लिए सुलभ एयर क्वालिटी डाटा बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सुलभ एयर क्वालिटी डाटा बनाने की आवश्यकता है। तो ये रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट बाय रिटॉर्ड्स। द रिपोर्ट स्ट्रेस्ड द अर्जेंट नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया विच इंक्लूड जर्डन्स, कर्सर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वाइट बेलीड हेरोन, बंगाल फ्लोरिकैन एंड फिंस वीवा। भारत में रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो खतरे में पड़ी जो प्रजातियाँ स्पीसीज़ हैं एनिमल्स वगैरह की, उनके तुरंत कंजर्वेशन पर जोर दिया गया। और उसमें कौन कौन से हैं स्पीसीज़? जर्डन कार्सर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वाइट बेलीड हेरोन, बंगाल फ्लोरिकन और फिंस वीवर शामिल हैं। ये स्पीसीज इनको हमें विलुप्त होने से बचाना है। हैबिटेट स्पेशलिस्ट पर्टिकुलरली बर्ड्स ऑफ ग्रासलैंड एंड अदर ओपन हैबिटेट्स, वेटलैंड्स, वुडलैंड्स आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। अमॉन्ग द मोस्ट डिक्लाइनिंग बर्ड्स वर द रैप्टर्स, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स एंड डक। जो हैबिटेट है मतलब जो उनके रहने का मूल स्थान है, उनमें स्पेशलिस्ट घास के मैदानों में और दूसरे खुले हैबिटेट में वेटलैंड्स, वुडलैंड्स के पक्षी तेज़ी से कम हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कम होने वाले पक्षियों में कौन कौन से हैं? रैप्टर है, माइग्रेटरी शोरबर्ड है और डक्स शामिल हैं। इन द टर्म्स ऑफ डाइट, कार्निवर्स, इंसेक्टिवर्स एंड ग्रेनिवर्स आर डिक्लाइनिंग मोर रैपिडली देन ओमनिवर्स और फ्रूट एंड नेक्टर ईटर्स। यदि इनकी फूड हैबिट की बात करें तो जो मांसाहारी हैं और कीट भक्षी हैं और ऐसे वाले जानवर हैं जो ग्रेन्स खाते हैं, और ये ज़्यादा कम हो रहा है कंपैरेटिवली किसके? जो ओमनिवरस हैं और जो फ्रूट एंड नेक्टर ईटर्स हैं। ओमनिवरस में तो मतलब वो दोनों को खाते हैं, उनके कंपैरिजन में, और फ्रूट और नेक्टर ईटर्स के कंपैरिजन में कार्निवर्स, इंसेक्टिवर्स और ग्रेनिवर्स ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहे हैं। सेपरेटली माइग्रेटरी स्पीसीज अपीयर टू बी अंडर ग्रेटर थ्रेट देन नॉन माइग्रेंट्स एंड स्पीसीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट श्रीलंका रीजन आर फार्निंग वर्स देन अदर। इसके अलावा जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो नॉन माइग्रेटरी की तुलना में ज़्यादा कम हो रही हैं, और वेस्टर्न घाट श्रीलंका इलाके के वाले क्षेत्र में जो एंडेमिक प्रजातियां हैं वो भी दूसरों की तुलना में उनकी कंडीशन भी ज़्यादा खराब है। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स आर फेयरिंग पर्टिकुलरली पुअरली इंक्लूडिंग ओपन हैबिटेट स्पीसीज लाइक बस्टर्ड एंड कर्सर्स, रिवराइन, सैंडबार, नेस्टिंग बर्ड्स लाइक स्कीमर्स एंड सम टर्न्स, कोस्टल शोरबर्ड्स, ओपन कंट्री रैप्टर्स एंड नंबर ऑफ डक। बर्ड्स के पक्षियों के कुछ ग्रुप हैं, उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, जिसमें बस्टर्ड है, कोटसर जैसी खुली जगह पर रहने वाली जो स्पीसीज़ हैं, और उसके अलावा स्कीमर, टर्न, कुछ ये जो हैं टर्न एरियाज़ वाले, नदी के किनारे रहने वाले, रेतीले इलाकों में घोंसला बनाने वाले पक्षी, समुद्र के किनारे रहने वाले पक्षी, खुले में रहने वाले रैप्टर और कई बत्तखें शामिल हैं जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। और ये पता चलना कि भाई
स्पीसीज डेंजर में है, खतरे में है, ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है, जबकि पता भी है ही, जनरली आम बात है ये, और इसलिए ये एक बड़ा चिंता का कारण विषय है। इक्वली वरिंग इज दैट ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्पीसीज लैक द डाटा टू बी असेस्ड, द रिपोर्ट इंक्लूडेड। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि और भी बड़ी चिंता की बात यह है कि काफ़ी संख्या में जो स्पीसीज़ हैं उनके डाटा के लिए तो मतलब वो इस जो ये रिपोर्ट है इसमें इंक्लूड ही नहीं है। उनके वो कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा उनका तो डाटा ही नहीं है। टू मेंशन द SOIB 2023 is the first of its kind collaborative effort in 13 government and non-government organization including the Bombay Natural History Society BNHS, Wildlife Institute of India WII, and Geological Survey of India ZSI, Wildlife Trust of India WTI, Worldwide Fund for Nature India WWF India, among other, which evaluates the overall conservation status of the most regularly occurring bird species in India। ये जो SOIB 2023 ये अपने आप में एक पहला कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें 13 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं, ये सब जिनके नाम दिए हुए हैं। ये इन सबका एक मिलकर प्रयास किया गया है जो कि अपने आप में पहला प्रयास इस क्षेत्र में हुआ है, जो बताते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रेगुलर पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों के ओवरऑल कंजर्वेशन इन सब का मतलब इवोल्यूशन करते हैं। ये अपने आप में एक पहली एक संस्था बनी है या पहला कदम है इस विषय में जो इस चीज़ के लिए इवेलुएट करते हैं, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जिनके इसमें नाम लिखे हुए हैं। इन द रिपोर्ट ए टोटल ऑफ 942 स्पीसीज ऑफ इंडिया बर्ड्स वर एक्सेस्ड फॉर कंजर्वेशन प्रायोरिटी बाय द एक्सपर्ट एंड द बर्ड वॉचर, among which 217 species were found to be stable or increasing in the last 8 years. Also 204 bird species have shown decline in the past 3 decades. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सपर्ट और बर्ड वॉचर्स ने भारत में कंजर्वेशन के लिए मतलब इनको प्रायोरिटीज़ पे रखा, जिनको 942 जो स्पीसीज थी उनको इवेलुएट किया, उनके विषय में जाना, जिसमें उन्होंने बताया कि 217 स्पीसीज जो कि लास्ट 8 ईयर्स में स्थिर रही हैं, मतलब और कम नहीं हुई, थोड़ी बहुत बढ़ी भी हैं। तथा साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3 दशकों में 204 जो बर्ड स्पीसीज़ हैं उनमें कमी देखी गई है। मतलब 217 तो ऐसी हैं, 942 को उन्होंने वॉच किया, उनके विषय में अध्ययन किया, तो जिसमें बताया कि भाई 217 तो स्टेबल है या थोड़ी बहुत बढ़ी हैं, और 204 जो हैं वो पिछले 3 दशकों में ही समझिए 30 ईयर में वो कम हुई हैं। Out of total 942, 178 species have been classified as high conservation priority, which includes northern shoveler, northern pintail, common teal, tufted duck, greater flamingo, saurus crane, Indian cursor and Andaman serpent eagle, the report said। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 942 में से 178 प्रजातियों को हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी में रखा गया, मतलब उनको सबसे ज़्यादा उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनके जिसमें जो 178 है उनमें ये सब भी हैं, ये जो नाम लिखे हुए हैं, नॉर्दर्न शॉवलर, नॉर्दर्न पिंटेल, कॉमन टील, टफ्ट डक, ग्रेटर फ्लैमिंगो, सारस क्रेन, इंडियन कोर्सर, ये सब उसमें इंक्लूडेड हैं। इफ फर्दर पॉइंटेड आउट दैट आउट ऑफ 178 हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी लिस्ट 94 वर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी बेस्ड ऑन बोथ अबंडेंस ट्रेंड्स एंड रेंज, 45 बेस्ड ऑन रेंज बीइंग वेरी रेस्ट्रिक्टेड and an addition 39 based on combination of their range and IUCN रेड लिस्ट स्टेटस। इसमें आगे बताया गया है कि 178 हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी लिस्ट में से, मतलब जिनको हाई प्रायोरिटी में रखा गया है, उसमें से 94 को बहुतायत के, जिनकी मतलब एक्सट्रीम वेरी रिस्ट्रिक्टेड, जिनको बिल्कुल भी यह समझिए कि स्पेशली, और 45 को सीमित रेंज के आधार पर, और 39 को उनकी रेंज और IUCN रेड लिस्ट स्टेटस के कॉम्बिनेशन के आधार पर इस कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया था। आल्सो 14 स्पीसीज इंक्लूडेड इंडियन रोलर रिकमेंडेड फॉर IUCN रेड लिस्ट असेसमेंट। उसके अलावा 14 स्पीसीज को IUCN रेड लिस्ट
रीअसेसमेंट के लिए एक तरह से उनको दोबारा से रीअसेस करना है, उनके लिए रिकमेंड किया गया था, उनमें मेंशन किया गया था। द abundance trend refers to change over 30 years, while the current annual trend refers to change in over the past 7 years. जो एनुअल ज़्यादातर तो इसमें जो abundance जो थी, जो ज़्यादा था, वो पिछले 30 सालों के बदलाव को बताता है, और जो रिसेंट जो करंट वो हुए हैं वो पिछले 7 सालों में हुए 7 ईयर्स में हुए चेंजेस को बताता है। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। 15 years after polar bears were listed as threatened, a new study says researchers have overcome a roadblock in the Endangered Species Act that prevented the federal government from considering climate change when evaluation impact of projects such as oil and gas drilling. पोलर बियर को खतरे में मतलब डेंजर में लिस्ट किए जाने के 15 साल बाद एक नई स्टडी हुई, उसमें कहा गया कि जो रिसर्च है, खोज है, उनमें एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट में एक रुकावट को दूर कर लिया गया। मतलब उसमें जो एक प्रिवेंशन था उसको हटा दिया गया, जो फेडरल सरकार को तेल और गैस ड्रिलिंग जैसे प्रोजेक्ट के असर का मूल्यांकन करते समय क्लाइमेट चेंज पर विचार करने से रोकता था। उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का कार्य होता था, इस समय इनके इफ़ेक्ट से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एंडेंजर स्पीसीज़ में, तो उसके विषय में रिसर्च की गई। कब? जब पोलर बियर को एंडेंजर्ड किया गया उसके 15 साल बाद कि पोलर बियर भी थ्रेटन्ड है। द एक्ट्स रिक्वायर एजेंसीज टू एंश्योर प्रोजेक्ट दैट दे अप्रूव डोंट फर्दर हार्म लिस्टेड स्पीसीज। तो एजेंसीज़ हैं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एजेंसीज़ हैं उनको ये श्योरिटी देनी होती थी कि उनके किसी कार्य से, जो भी उनकी एजेंसी काम कर रही है उससे जो लिस्टेड हैं स्पीसीज़ जिनको एंडेंजर्ड में रखा गया है इस स्पीसीज़ को उनकी एजेंसी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। बट ए 2008 डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर लीगल ओपिनियन said greenhouse gas emission did not have to be considered because the impact from species project couldn't be distinguished from that of all historical global emissions. लेकिन 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर की एक लीगल जो ओपिनियन थी, एक लीगल जो डॉक्यूमेंट, इनका एक कथन था, उसमें कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जैसे जो प्रोजेक्ट हैं इसमें स्पीसीज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि ग्रीन हाउस एमिशन पर इस पर कोई मतलब इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल प्रोजेक्ट है ग्रीन हाउस जैसे प्रोजेक्ट, उसमें ये कि इसमें प्रोजेक्ट के असर का क्या इफ़ेक्ट होना है उसको आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले तो जैसे एजेंसीज़ ने ये उनके लिए नियम था कि वो पहले इस चीज़ को श्योरिटी देंगी कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट लिस्टेड स्पीसीज़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन 2000 में जो एक इंटीरियर लीगल ओपिनियन थी, एक इंटीरियर लीगल जो विचार था, वो ये था आया कि जो स्पेशल प्रोजेक्ट हैं उसमें ग्लोबल इसके इफ़ेक्ट का आंकलन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उन्होंने जो पहले वाला उनका प्रॉमिस था, उन्होंने जो श्योरिटी देनी थी उसके लिए एक उन्होंने उसका ऑप्शन ढूंढ लिया। ए स्टडी पब्लिश्ड थर्सडे in Science Policy Forum says scientists for the first time are able to directly quantify the impact of human-caused greenhouse gas emissions from specific sources on polar bear cub survival. साइंस पॉलिसी फॉर्म में गुरुवार को, मतलब जो एक मीटिंग हुई गुरुवार को, उसमें एक जो स्टडी हुई जो पब्लिश हुई उसमें कहा गया कि साइंटिस्ट पहली बार सीधे तौर पर यह पता लगा पाए हैं कि इंसानों की वजह से होने वाले ग्रीन हाउस गैस एमिशन का पोलर बियर के बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इट जस्ट सीम्स ऑड दैट पोलर बियर वर लिस्टेड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सी ड्यू टू सी आइस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, बट एमिशन हैव नॉट बीन कंसिडर्ड, सेट लीड ऑथर स्टीवन सी एमस्ट्रप, चीफ साइंटिस्ट एमिरिट्स एट पोलर बियर इंटरनेशनल एंड ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग। में कहने का तात्पर्य यह है कि ये अजीब बात है, मतलब इन्होंने कहा जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में व्योमिंग के और चीफ साइंटिस्ट थे पोलर बियर इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन की। तो उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस, समुद्र की जो आइस है, उनको नुकसान पहुंचा, और जिस वजह से पोलर बियर को इस लिस्ट में शामिल किया गया। और अब बात ये चल रही है कि एमिशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हुई, जिस वजह से पोलर बियर की लाइफ डिस्टर्ब हुई, और जिस वजह से उनको लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये सब हुआ, बट एमिशन उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा। पोलर बियर विच occurs in 19 सब populations throughout the Arctic rely on sea ice to hunt for seals। जो पोलर बियर हैं, जो पूरे आर्कटिक में 19 सब पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, उनका करते हैं सील का, और जिसके कारण वो सी आइस में रहते हैं, तो वो सी आइस पर ही डिपेंडेंट है। एज आइस मेल्ट दे आइदर एंड अप on land or must swim further from shore to shore find ice, which hurts their ability to find food and leads to long periods of fasting that depletes fat reservoir। तो जैसे जैसे अब बर्फ़ पिघलती है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, या तो वो ज़मीन पर आ जाएंगे या बर्फ़ को खोजने के लिए दूर दूर तक जाएंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर, जिसके कारण उनको फूड नहीं मिलेगा। मतलब वो खाना ही ढूंढते रह जाएंगे, तो उनको खाना नहीं मिलेगा। तो इससे उनका बहुत लंबे समय तक उनको खाना नहीं मिला, तो उनके शरीर में जो फैट रिज़र्व होता है, मतलब कल इकट्ठा हो रहता है, तो वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ह्यूमन कास्ट ग्लोबल वार्मिंग मीन्स देयर आर fewer days of ice to help build up those reservoirs and long fasting periods, and scientists have said most polar bear could become extinct by the end of the century unless warming is curbed। अब मनुष्य की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई तो आइस को बिल्ड होने में समय ज़्यादा लगा, आइस कम हुई तो उनको लॉन्गर फास्टिंग पर रहना पड़ा, तो जिसके कारण साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इस सेंचुरी के अंत तक जो पोलर बियर हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये 2020 स्टडी फाउंड द नंबर ऑफ फास्टिंग डेज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ आइस फ्री डेज एवरी समर डायरेक्टली अफेक्टेड कप सर्वाइवल। 2020 की एक स्टडी में ये पाया गया कि जो नंबर ऑफ फास्टिंग डेज हैं, जिस दिनों उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको खाना क्या चाहिए होता है, सील, जो कि बर्फ़ में रहती हैं, और बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ सेट नहीं हो पा रही, जम नहीं पा रही बहुत दिन तक, तो उनको क्या करना पड़ रहा है कि अपना फूड ढूंढने के लिए और आगे चलना पड़ रहा है। तो उनके जो नंबर ऑफ फास्टिंग डेज हैं डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ आइस फ्री डेज, वो उन दिन के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं जो आइस फ्री हैं, जिनमें बर्फ़ नहीं है, और इन सब का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कब के सर्वाइवल पर। द न्यू स्टडी टुक ए स्टेप फर्दर एंड क्वान्टिफाइड द नंबर ऑफ आइस फ्री डेज। ये जो नई स्टडी आई जो कि इससे एक कदम और आगे थी, उन्होंने नंबर ऑफ आइस फ्री डेज को या फास्टिंग डेज को क्वान्टिफाई किया, और फास्टिंग डेज कास्ट बाय स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो नई स्टडी में जो इन दिनों को जो आइस फ्री डेज थे, इनको क्वान्टिफाई किया गया, और ये पता लगाया गया कि ये जो आइस फ्री डेज हैं जिनमें बर्फ़ नहीं है, वो उस ग्रीन हाउस एमिशन के कारण है जो मनुष्य ने, मतलब इनके जो कि इंसानों की एक्टिविटीज़ के कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उनके कारण उनके फास्टिंग आइस फ्री डेज हैं, तो उनके फास्टिंग डेज अलग हैं, ज़्यादा हैं, उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, और ये जो प्रेजेंट था उससे कहीं ज़्यादा हैं उनके आइस फ्री डेज और फास्टिंग डेज। What is really relevant for policy is emission rather than atmospheric concentration, said co-author Cecilia M. Bidds, a climatologist and director of the climate change program at the University of Washington। जो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के, उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि पॉलिसी के लिए ज़रूरी है कि जो ये पॉलिसी बनाई गई है, इसके लिए एमिशन, जो ग्रीन हाउस एमिशन है, उसका पता लगाना ज़रूरी है। रिसर्चर्स एस्टिमेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ लॉन्ग बियर्स फास्टेड एंड ईच gigaton of cumulative emission, which they said allowed them to calculate the impact of emission from specific project on future polar bear cub survival। रिसर्चर्स ने
एक अनुमान लगाया है कि इन दोनों की जो बीच रिलेशनशिप है, किन दोनों के, कि कितना गीगाटन गैस का एमिशन हो रहा है और कितना पोलर बियर फास्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है और इसी संबंध के आधार पर जो एमिशंस है, कितना एमिशन हो रहा है, वो ज़रूरी है। उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स पोलर बियर के कब सर्वाइवल के लिए चलाए जा रहे हैं, मतलब उनको ये पता लगाना ज़रूरी है कि कितना गीगाटन एमिशन हो रहा है, क्योंकि इनका और पोलर बियर के फास्टिंग का डायरेक्ट संबंध है। इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग द डॉट फ्रॉम एमिशन टू आइस फ्री डेज टू इम्पैक्ट ऑन पोलर बियर, said Amstrup, who believes the method can be applied to many other species such as a sea turtle or coral reefs. एमस्ट्रिप ने कहा है कि बेसिकली जो गैस का एमिशन है वहाँ से लेकर और जो पोलर बियर की फास्टिंग है वहाँ तक का जो कॉन्टैक्ट है, उसी से पता चलता है कि पोलर बियर पर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। हु बिलीव्स द मेथड कैन बी अप्लाई टू मैनी अदर स्पीसीज, उनका मानना है कि यही मेथड कई स्पाइसिस पे अप्लाई किया जा सकता है, जैसे टर्टल, कोरल लीफ पर। ही आल्सो बिलीव्स दैट स्टडी मेक्स ए केस फॉर रेस साइडिंग द 2008 opinion bearing climate consideration because the Endangered Species Act requires federal agencies to use the best available scientific data. यह भी मानना है कि स्टडी क्लाइमेट पर विचार करने से रोकने वाली 2008 की जो एक ओपिनियन था, उसको मतलब रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट के तहत फेडरल एजेंसियों को सबसे अच्छा उपलब्ध साइंटिफिक डाटा यूज़ करना चाहिए, मतलब उनका भी आकलन करना चाहिए कि प्रोजेक्ट कैसा भी हो, जो गैस का एमिशन है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। Dear students, this chapter helps us understand that environmental issues are not distant problems, they affect our daily lives and our future. It highlights the urgent need to protect endangered species, conserve natural habitats, and reduce the impact of global warming. The story of melting ice and struggling polar bears reminds us how closely human actions and nature are connected. I hope this chapter makes you more aware and responsible. Remember, protecting the environment is not just the duty of governments and scientists, it begins with each one of us. Small actions today can help save our planet tomorrow. See you soon with another lesson that will inspire you to think, care, and act wisely for a better world.